देखिए शनिवार रविवार रात 8 बजे। महिला अगर मर्दानी होती है तो वो सबके लिए होती है। अगर वो लोगों की परेशानियां सह सकती है तो लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती है। यूपी के आगरा में एक महिला का ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला, जहां एक नेता के अंगरक्षक को उस महिला को बदतमीजी करना काफ़ी महंगा पड़ गया, जितनी कि शायद उसने सोची भी नहीं थी। यूं कहें कि क्या कभी उसका इस तरह की महिला से पाला भी नहीं पड़ा होगा। आगरा के शाहदरा चुंगी इलाके में एक सपा नेता के बॉडीगार्ड ने स्कूटी पर जा रही महिला से बदतमीजी कर दी, जिसके बाद महिला ने नेता की कार को रोककर वहां हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन करीब आधे घंटे चले हंगामे के बाद महिला शांत हुई और नेताजी को रास्ता दिया। तो मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है, जहां साध्वी पांडे नाम की महिला जो समाजवादी पार्टी के नेता की मर्सिडीज गाड़ी पर चढ़ गई। आपको बता दें कि पूरा मामला एक बॉडीगार्ड की अश्लील हरकतों को लेकर सामने आया। दरअसल नेताजी के बॉडीगार्ड ने महिला को आंख मारकर अश्लीलता के इशारे किए, जिसके चलते महिला भड़क गई और समाजवादी पार्टी नेता, जिनका नाम अभिनव सिंह था, उनकी गाड़ी को रोककर उनकी मर्सिडीज गाड़ी पर चढ़कर अपना विरोध शुरू कर दिया। नेताजी के बॉडीगार्ड ने महिला को धक्का देते हुए उसका मोबाइल तोड़ दिया। अखिलेश सरकार के इस नुमाइंदे की खुद की गुंडागर्दी सामने देखने को मिली, जिस तरीके से पहले तो एक नेता के बॉडीगार्ड द्वारा उस महिला को आंख मारी जाती है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उसके साथ अश्लील इशारे किए जाते हैं, और फिर जब महिला ने इसका विरोध किया, जब महिला ने आगे सिग्नल पर नेताजी की गाड़ी रुकी जहां पर, वहां अपने मोबाइल से महिला ने उस बॉडीगार्ड का उस नेताजी की गाड़ी की जब फोटो खींची तो बॉडीगार्ड ने उनकी मोबाइल तोड़ दिया, जिसके बाद महिला भी गुस्से में हुई और उसने नेताजी की मर्सिडीज पर चढ़ गई। हालांकि उन्हें महिला ने उसकी कार के शीशे भी तोड़े और जमकर हंगामा किया। क्या कुछ आरोप लगाया उस पीड़ित महिला ने, आइए सुनते हैं। जब प्रशासन ये काम करेगा तो जनता क्या करेगी? एक्शन ही नहीं लिया हमने। बस दीदी ने, मैंने कहा इनका नंबर नोट कर लो, इनकी गाड़ी का। दीदी इनका फोटो खींच रही थी, तब तक इन्होंने क्या किया, मेरी दीदी का मोबाइल उठाया और फेंक दिया। ये समाजवादी पार्टी के लोग थे। आज अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव यहाँ आके खड़ा हो जाए, उसकी लड़की, उसकी बहू जो संसद में बैठती है। तो महिला का आरोप है कि अगर प्रशासन में रहने वाले, देश को चलाने वाले जो नेता हैं, अगर वो खुद ऐसा करेंगे तो आखिर जनता अपना कहां से ईमानदारी या इंसाफ की बात करेगी? क्योंकि एक नेता, कहीं ना कहीं उस बॉडीगार्ड को ये समझ में आया होगा कि मैं जिस नेता के साथ में हूं वो एक बड़ी सत्ताधारी पार्टी से है, तो शायद उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो महिला है वो अगर लक्ष्मी का रूप होती है तो दुर्गा का और काली का भी रूप होती है। अगर वो अपने आप पे आती है तो सब पे पर भारी पड़ जाता है। इस पर विषय को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी। अवनिंद्र जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष तिवारी। आशीष जी, आपका भी इस शो में स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं इस पूरे प्रोग्राम को और सबसे पहले चलते हैं अवनिंद्र जी आपके पास। जिस तरीके से एक महिला ने अपने इंसाफ के लिए जो रास्ता चुना, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संविधान के हिसाब से गलत है, लेकिन जो मौजूदा संविधान है या मौजूदा जो इंसाफ का रास्ता बना है, अब वो कहीं ना कहीं सीधा नजर नहीं आता। यानी कि वो कहावत अब सही साबित होती है कि सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो टेढ़ी से निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर उस महिला कानूनी तौर पर उसके खिलाफ FIR करती तो शायद उस बॉडीगार्ड का कुछ भी नहीं होता, या इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं होती, और उसको खुद जो उसके साथ अश्लीलता हुई, बदतमीजी हुई, उसका उसको कोई मुआवजा, कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन जिस तरीके से उसने नेता की गाड़ी पर चढ़कर कांच तोड़ा, हंगामे किए और उसके मोबाइल तोड़ने के बाद उसको मोबाइल का भी पैसा दिया गया, क्या लगता है तरीका गलत था लेकिन जो किया उसका नतीजा सही आया? देखिए, साध्वी की अगर हम बात करें, जिस महिला का नाम साध्वी है, तो वो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वो आहत हुई, क्योंकि एक MLA का बॉडीगार्ड अगर उनके साथ इस तरह का बर्ताव करता है, आंख मारता है, तो समझा जा सकता है कि वाकई आसपास का जो पूरा माहौल है वहाँ पर इस तरह की घटनाएं अक्सर घटती होंगी। लेकिन इस साध्वी ने समझा है और कहीं ना कहीं से विरोध करने की कोशिश की। उसने सिर्फ यही किया था
कि जब गाड़ी आगे बढ़ी तो उसने फ़ोटो लेने की कोशिश की बॉडीगार्ड की और गाड़ी की, और जब बॉडीगार्ड को नागवार गुजरा तो उसने अपनी उसको ईगो प्रॉब्लम हुआ होगा ज़रूर, इसलिए उसने गुस्से में आकर मोबाइल तोड़ दिया। और जाहिर सी बात है उसके अंदर की जो देवी है, साध्वी के अंदर की जो, जब आपने कहा कि नारी जब अपने आप पे आ जाती है तो बहुत भारी पड़ जाती है सब पर, तो यही कारण है कि उसने प्रतिशोध की भावना के तहत गाड़ी के ऊपर चढ़कर अपना विरोध प्रकट किया और लगातार उस तब तक हंगामा मचाया जब तक पूरे मामलों को लेकर भीड़ नहीं जम गई। और सबसे अहम बात है कि एक महिला के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, समाजवादी पार्टी सरकार, उसमें सरकार के नुमाइंदे जो खासकर अगर हम एमएलए साहब के नुमाइंदे की बात करें, उनके बॉडीगार्ड की बात करें, तो वो अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगे और किसी को बुरी नज़र से देखेंगे तो जाहिर सी बात है हंगामा होगा ही। लेकिन ये समझा जा सकता है कि वाकई साध्वी ने विरोध किया तो ये मामला सामने आया। क्योंकि अब अगर हम अभिनव सिंह की बात करें जो विधायक हैं, उन्होंने अगर अपने बॉडीगार्ड को संभाल कर रखा होता तो शायद इस तरह की घटना ना होती। ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई उनके जो दबंग नेता हैं, नेता के आसपास रहने वाले भी लोग खुद को नेता से कम नहीं समझते, और यही कारण है कि इस तरह का मामला सामने आता है। राजकुमार, तो जिस तरीके से तरीका गलत था, लेकिन फैसला कराने की जो स्थिति थी, जो तरीका था वो सही था। आशीष, जानना चाहेंगे जिस तरीके से साध्वी ने अपना एक रवैया अपनाया, कहीं ना कहीं जो गलत कहा जा सकता है, कानून की बात की जाए, जिस तरीके से गाड़ी पर चढ़कर बीच सड़क पर रोकना, परिवहन को रोकना, और लोगों को भी उससे परेशानी हुई। हालांकि महिला के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन क्या लगता है ये सपा नेता की गुंडागर्दी कही जा सकती है, या एक जो पुराना एक इतिहास अगर देखा जाए तो सपा में हमेशा से ही गुंडों की सरकार कही गई है और तमाम बड़े जो जिनके ऊपर तमाम आरोप हैं वो भी सपा में शामिल हैं। ऐसे में अभिनव के ऊपर क्या कुछ ऐसे मामले हैं, या दूसरी चीज जो उसके बॉडीगार्ड ने कहा किया, क्या ये सिर्फ उसकी पर्सनल बदतमीजी थी या फिर ये उस नेता के साथ रहने की वजह से किया गया? जी, आपको बता दें कि सपा तो पहले से ही यूपी में विख्यात है कि अपनी गुंडागर्दी और दादागिरी को लेकर, लेकिन इस बार हम नहीं कह सकते क्योंकि अभिनव बिंद्रा का इसमें अभिनव जो शर्मा है एमएलए वाके विधायक, उनका कोई हाथ नहीं है इसमें। बॉडी सुरक्षा कर्मियों का जो उन्होंने बदतमीजी की है उसके वजह से ये पूरा मामला उठा है। लेकिन नेता के साथ रह के भी सुरक्षा कर्मी अपने आप को नेता समझते, ये कोई झुटलाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल वो समझते ही अपने आप को। इस वजह से उन्होंने साध्वी पांडे के साथ खुलेआम बदतमीजी की। लेकिन जो तरीका साध्वी पांडे ने अपनाया वो भले ही गलत हो लेकिन वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उससे उसको इंसाफ मिला है। जहाँ तक उसके मोबाइल का पैसा मिला, और आपको एक और बात बता दें कि मौका वारदात पर पुलिस आई थी। पुलिस ना कि सुरक्षा कर्मियों को समझाए बल्कि उन्होंने साध्वी पांडे को समझाना बेहतर समझा कि आप मान जाइए, ऐसा कीजिए। तो मतलब यहाँ पे पुलिस भी नेताओं के साथ जुड़ी थी, जिसके वजह से साध्वी पांडे ने जो किया मैं तो कहूँगा एकदम सही किया। लेकिन तरीका गलत था जो भी है। भले अगर आपको बड़े लोगों के साथ कुछ करना है तो कुछ टेढ़ी खीर, या बोलते हैं कान यहाँ से पकड़ो चाहे उल्टा पकड़ो, एक ही होता है। तो उन्होंने थोड़ा टेढ़ी खीर उंगली की, जिसकी वजह से रिजल्ट उनको चाहिए था वो साध्वी को मिल गया। कहीं ना कहीं जो इंसाफ उनको चाहिए था वो उन्होंने अपना हासिल किया। हाँ, तरीका गलत था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की भी बात की जाए तो पुलिस के भी कार्य का चीजों को लेकर, काम को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि जो पीड़ित है उसकी सफाई ना लेते हुए आपने खुद नेता का साथ दिया, आपने उल्टा उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश न की जिसने गलती की थी, बल्कि उस पीड़ित को समझाने की कोशिश की। इसके पीछे की साफ वजह आशुतोष जी क्या ये है कि वो सरकार और सत्ता में थे? जी बिल्कुल, सत्ता का एक नशा होता है, और खासकर अगर हम उत्तर भारत की बात करें, यूपी बिहार की बात करें, तो वहाँ के काफ़ी सारे नेता हैं जो दबंग होते हैं। और यही कारण कि उनके आसपास के जो लोग होते हैं, उनके चाहे वो बॉडीगार्ड हों चाहे उनके स्टाफ हों, उनको भी लगता है कहीं ना कहीं से कि वो भी उसी लेवल पे आ गए हैं। और यही कारण है कि जब भी समाज की महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो वो भूल जाते हैं कि वो जनप्रतिनिधि के आसपास रहने वाले लोग हैं। और यही कारण है कि महिला को हंगामा करना पड़ा। अगर ये महिला हंगामा नहीं करती तो ये मामला रफा दफा हो जाता। और जाहिर सी बात है इससे बाकी जो महिलाएं रोज़ प्रताड़ित होती हैं, जिनके ऊपर लोगों की गंदी नज़र रहती है, ऐसे में उनको सबक मिलता है कि वाकई अगर हम विरोध करेंगे तभी हमारी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। नहीं तो ये बहुत ही आम घटनाएं हैं, और लगातार इस तरह की घटनाएं
देखने को मिलती है उत्तर भारत में। खासकर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इसमें कई ऐसे नेता हैं जो सरकार में शामिल हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप से ग्रसित है, उसके बावजूद भी वो सरकार में बने हुए हैं। ऐसे में मुलायम सिंह को या अखिलेश यादव को समझना होगा कि वाकई सरकार को लेकर जो छवि बिगड़ने की संभावना रहती है, जो आशंका बनी रहती है, उसको लेकर गंभीर हुआ जाए और तमाम मंत्रियों को, पार्टी के लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाए कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन महिलाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो सरकार की बदनामी होगी और उत्तर प्रदेश भी बदनाम होगा, क्योंकि उसकी एक अच्छी पृष्ठभूमि रही है, ऐतिहासिक महत्व रहा है उत्तर भारत का। और आगरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक मुहब्बत की निशानी मानी जाती है और वहाँ पर एक महिला एक सुरक्षाकर्मी के ऊपर आरोप लगाती है, तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया और मानसिकता क्या है। कहीं ना कहीं ये अलग है। उत्तर प्रदेश में नहीं, आपको एक बात बताना चाहूँगा प्रिंस जी। जी, हमारे देश के सभी नेता को समझना पड़ेगा कि महिला की गरिमा क्या होती है, महिला का मान सम्मान क्या होता है। क्योंकि हमने हाल ही में भी देखा है कि संसद में भी कई नेता उठकर हमारे देश की महिलाओं पर अनाप शनाप या रंग भेद का आरोप लगाकर टिप्पणी कर जाते हैं। तो हमें सबको समझना होगा कि महिलाओं को मान सम्मान किस प्रकार देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो एक कमी है, एक खोट है, वो नेताओं से ही शुरू हो रही है। नेता हमेशा से ही महिलाओं को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। हाल ही में नेता ने यह भी कहा था कि वो रूस गए थे और रूसी महिलाओं ने उनको गले लगाया। हालांकि इस पर ज़्यादा विवाद नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके की बातों को कह के उनकी मानसिकता पता चलती है। क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश है, यहाँ महिलाओं को हमेशा से नीचे रखा गया है और अब भी कहीं ना कहीं वो रेशियो ज़्यादा ही है। ऐसे में अगर वो किसी दूसरे देश जाते हैं, क्योंकि दूसरे देशों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता है, चाहे वो बात जॉब की हो, घर की हो या किसी भी तरीके से, तो उस दौरान जब महिलाएं पुरुषों के समान उनसे व्यवहार करती हैं तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर वो गलत टिप्पणी कर जाते हैं। हालांकि इस महिला ने जो भी किया, यहाँ पर सीधे सीधे गलती देखी जाए तो उस बॉडीगार्ड की थी, उस अंगरक्षक की थी। लेकिन नेता ने क्या कुछ अपनी सफाई दी है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। ये मेरी गाड़ी को रोक लिया गया और मेरी गाड़ी के बोनट पे चढ़ गए और शीशा तोड़ दिया उसका। जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि भैया क्या बात है, तो मेरी सोने की चेन तोड़ दी गई तुरंत। और सोने की चेन जब तोड़ ली तो मैंने उस वक्त तुरंत अपना शीशा ऊपर कर लिया। मैंने सीधा पुलिस को फोन किया और पुलिस से ये कहा कि आप यहाँ पे आइए और देखिए क्या हो रहा है, और जो भी इसमें खिलाफ कार्रवाई है वो कार्रवाई करें। अगर मेरे रनर ने कोई बदतमीजी की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इन महिलाओं ने कानून अपने हाथ में लिया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सब मिलाकर महिला ने जो किया वो कहीं ना कहीं गलत था, लेकिन जो इंसाफ का तरीका है वो उसने अख्तियार किया और उसे पता है अगर वो इस तरीकों को नहीं अपनाती तो शायद उसका नुकसान होता और इस तरीके से नेता और वो बॉडीगार्ड अपने उस गलत काम को करके अंजाम देकर चले जाते। आशुतोष जी, एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत देश में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार होते रहे हैं, हाल ही में अगर एक बहुत कम समय पर नज़र डालें तो कुछ बड़े नेताओं द्वारा, चाहे वो पुलिस विभाग के रहे हों, चाहे वो नेता रहे हों, या कुछ बड़े आईएएस लेवल के भी अधिकारी थे जिन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया, क्या इसके लिए इस बात को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है इसलिए महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है? क्योंकि एक सवाल और बड़ा है, महिला कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, MBA करके किसी प्रोफेशनल जॉब में हो, फिर भी उस लेवल पे भी जाकर उसको शिकार होना पड़ता है। आईएएस, कितनी आईएएस महिलाएं भी रही हैं जो आईएएस क्वालिफाइज देश की सबसे बड़ी सर्विस मानी जाती है, लेकिन जब वो आईएएस क्वालिफाई करके जाती हैं तो भी अपने कुछ सीनियर्स के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कुछ मुद्दे मीडिया में आते हैं, कुछ नहीं भी आते, तो क्या इसके पीछे की वजह पुरुष प्रधान देश है इसलिए? जी, सबसे पहले मैं अपनी संकीर्ण मानसिकता के बारे में समझना होगा कि वाकई अगर हम किसी लड़की को, किसी महिला को जिस नज़रिए से देखते हैं उसकी परिभाषा क्या है। हम घर परिवार में भी असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा भी कई महिलाओं ने महसूस कराया है। बहू बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो समझा जा सकता है कि वाकई जो मानसिकता होती है पुरुष प्रधान समाज की, उसका सबसे ज़्यादा निशाना बनती है वो महिलाएं जो लगातार कहीं ना कहीं से अपने आप को अकेला पाती हैं। दो बहनें अगर जा रही हैं गाड़ी से, स्कूटी से जा रही हैं, उसके बाद उनके ऊपर इस तरह का अश्लील इशारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं से जो हमारी मानसिकता है वो यही है कि हम भले ही
शिक्षा दीक्षा लेकर आगे बढ़ जाएं, या फिर हम बस चलाने वाले लोग हों, जैसा निर्भया का जो कांड हुआ था उसमें काफ़ी सारे लोग जो थे बस से जुड़े हुए लोग, तो स्टाफ थे, बस ड्राइवर, कंडक्टर और ये लोग थे। तो उसके बाद भी हमने कई घटनाओं में देखा है कि जब बलात्कार की घटना होती है, चाहे वो सोहनलाल की बात कर लीजिए, अरुणा शानबाग की चर्चा आप कर सकते हैं, निर्भया की चर्चा कर सकते हैं, या फिर कई मॉडल ने लगातार आत्महत्या करने के बाद ये बताने की कोशिश की है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। तो जाहिर सी बात है कि हमारी मानसिकता जब तक बदलेगी नहीं तब तक हम कह सकते हैं कि आपको ज़रूर कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। लेकिन हम ये इस युग में अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये एक नया सफ़र तय किया है हिंदुस्तान की लड़कियों ने कि अब इस बारे में खुलकर बात करना शुरू कर दिया है और खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। जबकि इसी देश में कई बार सदियों से ये देखा गया है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोगों की कोई कमी नहीं है राजकुमार, उसके बावजूद महिलाएं या तो शर्म से या फिर इज्जत के बहाने कहीं ना कहीं से उसको छुपा देती हैं। लेकिन अब बदला है दौर और सोच बदली है लोगों की। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वाकई पुरुष प्रधान देश होते हुए भी हम संकीर्ण विचारों से लैस है और कहीं ना कहीं से महिलाओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए हमारे मन में, उसमें लगातार कमी आ रही है। और यही कारण है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आशीष, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से साध्वी ने जो प्रकरण पूरा किया, हालांकि अगर देखा जाए तो गलत जरूर है, लेकिन क्या इस तरीके के प्रकरण को अगर सामने लाया जाए, हालांकि साध्वी के इस काम से कितनी महिलाओं को एक मोटिवेशन मिला होगा, एक तरह की प्रेरणा मिली होगी कि हाँ अब इस तरीके का जवाब, अगर इस तरीके की बदतमीजी होती है तो इसका जवाब यही है कि तुरंत उनको जहां पर जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं उसका जवाब दिया जाए। क्योंकि एक देश में एक अच्छी बात यह होती है कि अगर कोई महिला बुरे वक्त में है, पीड़ित है, या किसी ने उसके साथ बदतमीजी की और उसने अगर इसका जोर से विरोध किया तो वहां आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद पे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो बात नेता के बॉडीगार्ड की हो, नेता की हो, या किसी बड़े अफसर की है। दिल्ली में भी एक मामला सामने आया था, हालांकि वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने उस महिला को पत्थर से मारा था, जो कि कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन अगर वो अपनी आवाज ऊंची करती हैं तो उनके सपोर्ट में लोग आते हैं। तो क्या इस तरीके की अगर कुछ घटनाएं सामने आए जो महिलाओं द्वारा की जाएं, तो क्या इससे इस तरीके की छोटी जो चीजें होती हैं, जो छोटे तरह के लोग काम करते हैं छेड़खानी का, वो बंद हो सकता है? जी बिल्कुल, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, स्कूलों से ही सिखाया जाता है कि अन्याय के खिलाफ कभी सहो मत, न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाए। तो अगर हम तुरंत अपनी अन्याय के खिलाफ अपनी न्याय की आवाज़ उठाएंगे तो भले ही हम पहले आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। अगर हम ही आगे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे साथ लोग नहीं जुड़ने वाले। तो इसी तरह जिस तरह साध्वी पांडे ने अपनी आवाज़ उठाई खुलेआम लोगों के बीच आगरा में, तो उसका ही एक नतीजा था जो लोगों ने उनके साथ जुड़ते गए और आखिरकार नेता और नेता के बॉडीगार्ड को झुकना पड़ा। यहाँ तक कि जो पुलिस भी आई थी उन्हें भी झुकना पड़ा। अगर साध्वी पांडे अपना जो उन पे जो छेड़खानी हुई थी, अगर वो सह के चुपचाप निकल जाती तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। और वही जो नेता है अपनी नेतागिरी दिखा के निकल जाते। तो भले ही आप अकेले हो या 10 लोगों के साथ हो, मनोबल भी बढ़ता। हाँ, कि हमारे पीछे कोई विरोध करने वाला नहीं है, हमें आगे आने वाले दिनों में डरने की कोई जी, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं विरोध ना होना उनके मनोत्सव को ज्यादा बढ़ाता है। क्योंकि कोई एक बार अगर आदमी चोरी करे और पकड़ा न जाए तो फिर से चोरी करने की सोचता है। जरूर। अब इस घटना से ये होगा राजकुमार की बाकी जो बॉडीगार्ड घूमते हैं दबंग नेताओं के साथ, उनको भी कहीं ना कहीं से संभलना होगा और लगेगा कि अगर कोई क्योंकि हर महिला लक्ष्मी नहीं हो सकती, कहीं कहीं कुछ महिलाएं दुर्गा भी नजर आती हैं, हो सकती है तो काली भी हो सकती है। तो ये बड़ा जो कुछ भी हुआ, देखिए आज की तारीख में मीडिया से बहुत कुछ मुश्किल हो गया है बचना। और यही कारण है कि मीडिया में आने के बाद ही बयान पे बयान आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब इस तरह की घटना होती है तो जांच भी होता है और इसके पीछे पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि वाकई दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आए। ये बहुत अहम होता है। और सरकार को भी इस पे एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। कानून बना के सरकार बनाती है, मानो कानून भी बनाती है, ऐसी बात नहीं है, मगर उसको नियम में लागू भी लाना चाहिए, लागू भी होना चाहिए बराबर से। लेकिन कानून बनना और नियम में लाने ऑलरेडी के बहुत बाद सारे हैं, लेकिन मानसिकता हमारी जब तक नहीं बदलेगी, मानसिकता की बदलने की महिलाओं के प्रति जब तक हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, जब तक हम सम्मान की दृष्टि से अपनी बहू बेटी माँ की तरफ से नहीं देखेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर का जो शैतान है वो शरारत करता रहेगा। कहीं ना कहीं वो शरारती तत्व है। क्योंकि जब कानून बनेगा, नियम बनेंगे, लेकिन जो घटना उस महिला के साथ हुई, साध्वी के साथ, अगर वो सड़क पर अपनी बहन के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी, बगल से नेताजी का काफिला गुजरा, अगर बॉडीगार्ड ने हरकत की, अगर उसकी कानूनी तौर पर जांच कराई जाए तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद वो फाइल बिल्कुल फिर धूल खाने के लिए पड़ी रह जाएगी।
जिसके लिए सही रवैया यही है कि उस महिला को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता सबसे जरूरी चीज होती है। जो कल हमने एक मुद्दे पे बात किया था आशुतोष जी कि शिक्षा और जागरूकता दोनों बहुत जरूरी चीजें बहुत हैं। जरूरी है। और वो सबके अंदर आनी चाहिए। अगर आप शिक्षित हो, जागरूक हो, तो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। अब अगर थोड़ी देर के राजकुमार, अगर हम आसाराम बापू की बात करें जी, तो लगातार उनका बहुत लंबा सफर रहा है, लेकिन जब विरोध हुआ तब जाकर पूरा मामला खुलकर सामने आया। ऐसे में समझा जा जी। सकता है कि वाकई उनको जेल के अंदर आज भी डाला गया है, यौन उत्पीड़न का मामला उनके ऊपर लगाया गया है। तो जब तक मानसिकता की बात खुलकर नहीं की जाएगी, उसके ऊपर शोध नहीं किया जाएगा कि वाकई इस तरह की घटनाएं क्यों आती है, क्यों पुरुष को लगता है कि वाकई औरत जो है सिर्फ भोग की वस्तु है, तो हमारा नजरिया जब तक नहीं बदलेगा तब तक समझा जा सकता है कि औरतों को भी कहीं ना कहीं से ये अफसोस होता होगा कि वो होता औरत क्यों रहेगा। हो गई। और कहीं ना कहीं उनको इस जेल तक पहुंचाने के लिए जागरूकता काम आई, क्योंकि जिस लड़की के साथ, जिस महिला के साथ उन्होंने इस तरीके से किया था, जिसने आवाज उठाई, उसके अंदर वो जागरूकता थी, वो शिक्षा थी, तब उसने आवाज उठाई। जी। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं, क्योंकि जब ये मामला मीडिया में आया, जब ये मामला प्रकाश में आया, उसके बाद तमाम लोगों ने कंप्लेन किया। वो लोग कहीं ना कहीं डरते थे, चाहे उनके बाहुबलियों से डरते रहे हों, या फिर उनको ये लगे हो कि हम आसाराम के खिलाफ अगर एफआईआर करते हैं, हम उनके खिलाफ अगर कोर्ट में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो शायद हमारी सुनवाई ना हो। क्योंकि जिस तरीके से कानून यहाँ पर लोगों को सजा देता है, जिस तरीके से लोगों को सिर्फ तारीखें मिलती हैं, उस तरीके से लोगों का कानून से भरोसा उठ चुका है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं लोगों को ये अगर लगता कि कानून में जाने के बाद उनकी सुनवाई होगी, तो वो जरूर कानून का सहारा लेते। साध्वी को ये पता होता कि कानून अगर उसकी मदद करेगा तो वो कानून का दायरा करती, कानून में इसकी रिपोर्ट लिखाती और दूसरे दिन उस बॉडीगार्ड को सुनवाई के लिए लाया जाता। लेकिन ये नहीं होता। यही वजह थी कि वहां पुलिस के आने के बाद पुलिस ने दो चीजें करी। एक तो पुलिस ने साध्वी के उल्टा साध्वी को समझाने के लिए और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। दूसरा, पुलिस ने यह कहा कि हम एफआईआर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कोई भी इसकी शिकायत नहीं करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप शिकायत का इंतजार क्यों करते हैं? अगर आपके सामने एक बड़ा हंगामा हो रहा है, वहां इतने लोग गवाह पड़े हैं, तो आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि पुलिस का काम है कि जो भी दंगा होता है, किसी तरीके की अगर कोई लोग हैं, भीड़ है, गाली गलौज है, यहाँ पे भगदड़ जैसे माहौल है, तो आपको उस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या लगता है, पुलिस अभी भी अपने काम को लेकर उस तरीके से नहीं उतर पा रही? चाहे बात किसी भी पुलिस की जाए, पूरे देश की जितनी भी पुलिस है, हमेशा से उन पर तमाम आरोप लगते रहे, चाहे वो घूस को लेकर हो, चाहे उनके कामकाज को लेकर हो, या काम की चोरियों को लेकर हो। तो पूरे मामले को लेकर पूरे देश की पुलिस एक भी इतनी एक्टिव नहीं रहती कि वहां की जनता उस पर भरोसा करे। देखिए, अगर हम आज की तारीख में पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें राजकुमार, तो कठपुतली जैसी हो गई है पुलिस वहाँ पर। ये बिहार की या उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात करें तो उनको डर लगता है कि अगर हमने नेताजी के खिलाफ कोई भी गलत एक्शन लिया, कुछ भी विरोध हुआ, मेरी तरफ से कोई गलती हुई, तो हमारी नौकरी जा सकती है, हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। और यही कारण है कि पीड़ित को, यहाँ विक्टिम को समझाने की कोशिश की जाती है कि आप अपना पूरा जो पक्ष है उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हो। और कहीं ना कहीं से समझा जा सकता है कि वाकई एक जो खौफ है पुलिस वालों के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर है, और समाज के जो भी कमज़ोर पक्ष के लोग होते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों या फिर बाकी मसलों को लेकर, उनके ऊपर हमेशा से समाज के एक दरिंदा वर्ग जिसको कहते हैं हम, बलात्कारियों की शक्ल में या फिर छेड़ने का मतलब ही यही होता है कि हम औरत को सम्मान नहीं देना चाहते। और यही कारण है कि पुलिस भी उनकी तरफ से उसी भाषा में बात करने की कोशिश करती है। लेकिन साध्वी बहुत मजबूत थी, उसने हिम्मत दिखाई राजकुमार, वरना जाहिर सी बात है वो मामला सिर्फ रफा दफा हो जाता और इनका जो मनोबल है और भी बढ़ता। वो अगर पुलिस की बात की जाए तो हम आम आदमी की मानसिकता की बात करें तो आज भी आम आदमी पुलिस के पास जाने से कतराता है, चाहे उसके साथ कितना भी बड़ा अन्याय हो जाए। तो अगर यही साध्वी पांडे जैसी जिन्होंने अपना हिम्मत दिखाकर, अपनी हौसला दिखाकर नेता के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी खुलेआम, अगर ऐसी ही लड़ाई सारी महिला लड़ने लगे तो हमारे देश में वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले कम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं साध्वी का ये जो पूरा काम है ये काबिल तारीफ है और उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो कि बाहर बाजार में रहती है और उनके खिलाफ, उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जो छोटी घटनाएं कहने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर उनकी मानसिकता पर पड़ता है। महिलाएं बाहर नहीं निकलना चाहती या बाहर निकलती या तो वो इसकी आदी हो जाती हैं कि हाँ हम बाहर निकलेंगे, लड़कियां बाहर निकलेंगी, तो इस तरीके की चीज़ें उनको झेलनी ही पड़ती है, वो दिनचर्या में अपने कर लेती हैं, या फिर इस तरीके से अगर विरोध करती हैं तो शायद इसको ख़त्म किया जा सकता है। आशुतोष जी, एक सुझाव चाहूँगा, जिस तरीके से पुलिस के कामकाज को लेकर सवाल उठता है, इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सिर्फ नेताओं की तानाशाही है। सभी नेता, जो भी सत्ता में आता है उसके नेता पुलिस पर हावी होते हैं और एक नेता अपने वोट बनाने के लिए तमाम लोगों से जुड़ा हुआ होता है। तो जितने लोग उस नेता से जुड़े रहते हैं वो हर कोई अपना धौंस पुलिस पर दिखाता है कि हम इस नेता से करीबी हैं, हम इस नेता के रिलेटिव हैं।
क्या एक सुधार अगर किया जाए कि सारी पुलिस, जितनी भी देश की पुलिस है, सबको आर्मी के तौर पर राष्ट्रपति से या फिर किसी एक बड़े केंद्र के नेता से टच में किया जाए, तो क्या इस पर सुधार हो सकता है? बिल्कुल, अगर किसी भी हवलदार को पावर दे दिया जाए कि अगर कुछ गलत हो रहा है आपके पास तो आप तत्काल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अब तक इस तरह का कानून नहीं बना है। उसको अपने सीनियर के पास जाना पड़ता है, उसको अपने सीनियर के पास जाना पड़ता है। तो ये जो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। जी, लंबा प्रोसेस है। उसको अगर एक अलग तरीके से इस कानून को रंग दिया जाए तो समझा जा सकता है कि वाकई हर कोई पुलिस की सशक्तिकरण से अपने आप को प्रभावित समझेगा और कहीं ना कहीं से बचाने की कोशिश ज़रूर करेगा कि इस पुलिस के सामने ऐसा ना हो। तो जब तक हम इस पूरे परिदृश्य को बदलने की कल्पना कर रहे हैं तो ये तो कल्पना है, लेकिन अगर वाकई अगर ऐसा होता है तो समझा जा सकता है कि वाकई इस देश की तस्वीर और तकदीर बहुत दोनों हद तक बदल सकती है, क्योंकि कानून का मतलब होता है आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और लगातार जिस तरह से कानून के पचड़े में फंसने से हर कोई डरता है, पुलिस के पास जाने से डरता है, तो समझा जा सकता है कि वाकई ये खौफ हमारे अंदर भी है कि हम वहाँ पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे साथ हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा। कहीं ना कहीं मिलाकर कानून को देखते हुए उन्हें ये लगता है कि कानून से उनको न्याय न मिलके उल्टा कानून के चक्कर में वो फंस जाएंगे। और ये नतीजा है कि कितने लोग हैं जो खुद अन्याय सहते हैं, उनके ऊपर कितने भी आरोप लगते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको सहकर फिर अपनी वापस उस डेली रूटीन की ज़िंदगी में जाना वो ज़्यादा सही समझते हैं। फिलहाल मर्दानी महिला में साध्वी ने जो किया वो गलत है या सही, ये तो कानून और समाज या उसके साथ जो हुआ उस पर निर्भर करता है, लेकिन जो नतीजा उसका निकला वो कहीं ना कहीं सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। अवनीन जी, आप प्रोग्राम से जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपका भी इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मर्दानी महिला ने जो किया वो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं ये जरूरी हो चुका है कि जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं उसको हर किसी चीज़ को कानून और कोर्ट से नहीं सुझाया जा सकता। और अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो उसके लिए जागरूक और शिक्षित होना जरूरी है और अपने आप के लिए इंसाफ पाना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चार पाँच छः पंजे